तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। उनो स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं के कौशल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वैदिक काल से संदर्भित ऋग्वैदिक काल को देखा, उत्तर वैदिक काल को देखा, उससे संदर्भित हमने फैक्ट्स देखे, उससे संदर्भित हमने कंसेप्चुअल पार्ट्स देखे। दोस्तों, आज हम नए चैप्टर की तरफ चलते हैं और वो है हमारा महाजनपद काल। इसके पीछे की कहानी आपको जहाँ तक पता है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देना चाहूँगा। ऋग्वेद को हमने देखा था, वो कौन सा काल था? जन का। ऋग्वेदिक काल जो था वो क्या था? वहाँ पे कबीलाई समाज था, वहाँ पे जन का कंसेप्ट था। ठीक है। उसके बाद में आया हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जिसका कालखंड आपको पता ही है, 1000 से 600। ऋग्वेद का कालखंड 1500 से 1000 बीसी। तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ? जनपद का कंसेप्ट आया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? राजा की स्थिति पहले की अपेक्षाकृत बहुत ही शक्तिशाली हुई। अब आप ये देखिए, इसके बाद में जो हमने लास्ट में एक पॉइंट बताया था कि लास्ट मतलब अथर्ववेद में आपको कौशाम्बी और हस्तिनापुर का साक्ष्य मिलता है। किस रूप में? नगरों से संदर्भित। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, लेकिन हमने ये भी बताया था आपको कि कौशाम्बी या हस्तिनापुर क्या है? ये आद्य नगर ही है, नगर के पूर्ण रूप ये नहीं है। ये आद्य नगर मतलब नगरों की अभी अभी जो है आपको नगरों के रूप में, जैसे ग्रामीण बस्तियां जो है नगरों के रूप में मतलब परिणत हो रही हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आया 6 सेंचुरी बीसी में। जब हम आते हैं महाजनपद का, महाजनपद काल का कालखंड क्या है? 6 सेंचुरी बीसी, मतलब 6 से ईसा पूर्व इसका कालखंड है ना। 6 से ईसा पूर्व में महाजनपद का काल आता है। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ तक आपने पिछले क्लास में देखा होगा कि कृषि अधिशेष यहाँ पे हुआ। तो कृषि अधिशेष से क्या हुआ? जब हमारी आर्थिक स्थिति सुधरी तो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक सारी स्थितियों को पे उसने प्रभाव डाले। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि कृषि अधिशेष तो ये ऋग्वैदिक काल में ही हो रहा था। यहाँ पे आके आप देखेंगे, वहाँ पे व्यापार अभी आंतरिक वगैरह हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें आप जानते ही हैं। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या है कि एक सुदृढ़ता प्रदान होती है। कृषि से संदर्भित, उद्योगों से संदर्भित, व्यापारों से संदर्भित। हालांकि उतनी भी सुदृढ़ स्थिति अभी नहीं हुई है, लेकिन वनस्पत हम ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के हम देखते हैं महाजनपद काल में क्या होता है? राजा की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। राजा अपने सारे शक्तियों का उपयोग यहाँ पे करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ? तो जन से बढ़ के जनपद, जनपद से बढ़ के महाजनपद का काल यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो उसके प्रभाव क्या है? मतलब सभी क्षेत्रों पे पड़ेंगे। तो आर्थिक स्थिति यहाँ पे सुदृढ़ हुई है। आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने से राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र या धार्मिक क्षेत्र कह लें आप, आर्थिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, ये सारे जगहों पे क्या हो रहा है? सभी जगह पे परिवर्तन आ रहा है। ठीक है। तो महाजनपद काल में राजा की स्थिति इससे सरोज मतलब राजा जो है अपने शक्ति का पूर्णतः उपयोग कर पा रहा है। राजा को कर के रूप में नियमित कर मिल पा रहा है। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे व्यापारिक जो संरचना है उसकी मतलब यहाँ पे व्यापारिक संरचना आपको देखने को मिलेगी। उद्योग यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। अब देखिए, एक बुक है गार्डन चाइल्ड की। गार्डन चाइल्ड महोदय का नाम आपने हड़प्पा में बहुत सुना होगा। तो गार्डन चाइल्ड महोदय की एक बुक है, इनकी एक बुक है दी आर्यन रिवॉल्यूशन। आर्यन रिवॉल्यूशन
इसमें गार्डन चाइल्ड ने बताया ये कि जैसे राज्य अपने शक्ति का उपयोग जो करता है, या राज्य शक्तिशाली कौन होता है, राजा शक्तिशाली कौन होता है, तो राज्य से संदर्भित संरचना के बारे में इन्होंने कुछ कंसेप्ट दिए। उन्होंने ऐसे 10 कारण बताए कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए एक राज्य के मतलब अस्तित्व में आने के लिए। उसमें क्या क्या उन्होंने बताया कि मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए। तो यहाँ आप देखेंगे मुद्रा से संदर्भित, तो मुद्रा, गार्डन चाइल्ड ने कहा कि मुद्रा होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे 5th सेंचुरी एडी में, बीसी में, 5th सेंचुरी बीसी में हमें मुद्रा की प्राप्ति होती है, मतलब मुद्रा का प्रचलन यहाँ शुरू हो गया है। तो उन्होंने बताया कि मुद्रा का प्रचलन होना चाहिए, शासक, एक व्यवस्थित शासक वर्ग का ढांचा यहाँ होना चाहिए, व्यापार वाणिज्य जो है उससे संदर्भित यहाँ पे, उससे मतलब व्यापार वाणिज्य जो है उसका संचालन यहाँ होना चाहिए। उसके बाद में धर्म से संदर्भित जो है वो कंसेप्ट, इसके जो धर्म से संदर्भित जो भी कंसेप्ट हैं उसके पूरे तरीके से परिभाषित होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में लेखन कला का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में क्या है, तो जो भी व्यवस्थाएं यहाँ पे हैं तो उसमें आर्थिक संदर्भित, तो अधिशेष उत्पादन जो हमने अभी अभी बताया, तो ये सारे उन्होंने कारण बताए। अस्थाई सेना होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सभी यहाँ पे सबकी उपस्थिति आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए जो है महाजनपद काल में राजा की स्थिति जो है वो और राज्य की संकल्पना यहाँ पे उभर के आती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे बड़े बड़े राजाओं के नाम आपको देखने को मिलेंगे, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो ये गार्डन चाइल्ड महोदय ने 10 तरीके के वो बताया कि राज्य से संदर्भित जो कंसेप्ट होगा उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। अब देखिए हमने बताया 5th सेंचुरी बीसी में मुद्रा का यहाँ प्रचलन हम देखने को पाते हैं। और ये मुद्रा कौन सा, तो ये आहत मुद्रा हुआ करता था। आहत मुद्रा, ये आहत मुद्रा प्रारंभिक मुद्रा है जो किससे बना हुआ करता था, ये चांदी का बना हुआ करता था। चांदी का ये मुद्रा हुआ करता था, तांबे का भी मुद्रा हुआ करता था, मुख्यतः चांदी का हुआ करता था, तांबे का भी हुआ करता था। तो आहत मुद्रा जो है वो चांदी का हुआ करता था। ये ग्रेन के रूप में आप देखेंगे तो 148 ग्रेन का तांबे का आपको सिक्का दिखाई देगा और 180 ग्रेन का ये चांदी का आपको मुद्रा यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ग्रेन से संदर्भित देखेंगे तो 148 ग्रेन का तांबे का मुद्रा और चांदी का 180 ग्रेन का मुद्रा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब देखिए आप इसमें मुद्रा को क्या कहा गया, तो मुद्रा को आहत मुद्रा कहा गया। अब एक क्वेश्चन आप देखेंगे, न्यूमेस्टिमेटिक्स ये क्या है, तो ये चीज, ये जो है सिक्कों के संग्रह को इस क्या कहते हैं, सिक्कों का संग्रह, इसे हम कहते हैं न्यूमेस्टिमेटिक्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछा गया है, तो सिक्के की बात आई तो हमने आपको ये चर्चा कर दी अभी। तो अब क्या है कि इसमें आहत मुद्राएं हैं और बौद्ध काल में जैसे कसारपण हमको मिलता है, कसारपण की चर्चा जो मिलती है वो बौद्ध काल में मिले हैं। कसारपण क्या हुआ करता था, ये सिक्के हुआ करते थे, तो कसारपण की चर्चा हमें बौद्ध काल में मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कसारपण का सबसे प्राचीन जो मतलब निधि मिली है, मतलब जो हम बाद में पुरातात्विक स्रोतों से हमने जैसे खोजा गया, तो जो खुदाई में मिला तो वो कहाँ से मिला, तो तक्षशिला से मिला, पूर्वी यूपी से मिला, मगध से मिला। तो ये जो निधियाँ मिली है कसारपण से संदर्भित, ये तक्षशिला, पूर्वी यूपी और मगध से ये निधियाँ हमें प्राप्त होती हैं। ये कौन से कसारपण की प्राप्ति हमें होती है, जो प्राचीनतम सिक्के थे, तो प्राचीनतम सिक्के की प्राप्ति तक्षशिला से, मगध से, पूर्वी यूपी से, ठीक है। अब देखिए कुछ बुद्धकालीन नगरों की चर्चा हमें, जो बहुत ही प्रसिद्ध नगर हुआ करते थे, उसकी चर्चा हमें मिलती है। कौन कौन से नगर है, चंपा है, कौशाम्बी है, श्रावस्ती है, वाराणसी है, साकेत है, राजगिरी है। चंपा, वाराणसी, साकेत, राजगिरी, ये सारी जो है, कौशाम्बी, ये सारे बुद्धकालीन प्रसिद्ध नगर हैं। इसकी चर्चा हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, नगर व्यवस्थित ढंग से ये बस गए हैं, तभी तो इसे द्वितीय नगरीय क्रांति की संज्ञा दी गई।
जैसे हमने जो जाना कि पहली नगरीय क्रांति कब थी, ये हड़प्पा काल में थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम पहली नगरीय क्रांति के रूप में देखते हैं। और ये क्या है, ये द्वितीय नगरीय क्रांति इसको बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है। द्वितीय नगरीय क्रांति जो है 6th सेंचुरी बीसी में हमारा शुरू होता है। और क्यों शुरू होता है उसके हमने सारे कारण आपको बताए। तो नगरों का यहाँ पे उत्कर्ष फिर से देखने को आपको मिलेगा। ऐसे आपने देखा होगा जिस सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत होता है तो जो हमारे पास 2-2.5 साल का जो समय बचता है, जैसे 7.5 से 15 के बीच में, उस समय आपको ग्रामीण बस्तियां ही देखने को मिलेंगी। तो उस समय ग्रामीण बस्तियां देखने को मिलती है, उस समय कोई नगर देखने को नहीं मिलता है। फिर आप आते हैं तो 1500 से 600 तक भी आपको 600 बीसी, वो भी 600 बीसी के लास्ट में आपको आद्य नगर के रूप में दिखाई देता है। लेकिन 600 बीसी के उत्तरार्ध के समय में ये आपको पूर्ण विकसित नगर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। राजा प्रसिद्ध राजा, शक्तिशाली राजा यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, यहीं पे कंसेप्ट आप जो देखेंगे तो यहीं पे कंसेप्ट जो आता है वो युद्ध से संदर्भित आता है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि गाय को लेके ही ज़्यादातर युद्ध हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे विभिन्न आयाम देखने को मिलेंगे जिससे संदर्भित यहाँ पे युद्ध हुआ करते थे। जैसे दूसरे क्षेत्रों को विजित करना, जैसे दूसरे महाजनपद, कोई भी जैसे महाजनपदों की संख्या जो 16 है, वो सब आपस में एक दूसरे से मतलब दुश्मनी उनमें रहा करती थी और एक दूसरे के क्षेत्र को ये हस्तगत करना चाहते थे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी। अब देखिए बुद्धकालीन नगर हमने आपको बताई। अब व्यापार वाणिज्य से संदर्भित क्या है कि जब नगर है और मुद्रा की भी यहाँ पे मतलब मुद्रा भी इस्तेमाल में लाया जा रहा है तो व्यापार वाणिज्य हमारे होंगे ही। तो यहाँ पे व्यापार वाणिज्य होने लगा। लेकिन अभी भी इसके व्यापार वाणिज्य से संदर्भित आप ये देखेंगे कि व्यापार वाणिज्य का ये नहीं कि विदेशी व्यापार वाणिज्य यहाँ होने लगा, लेकिन हाँ यहाँ पे जो है मतलब बहुत मतलब आपको बंदरगाह देखने को मिलेंगे। जैसे आपको भड़ौच देखने को मिलेगा बंदरगाह, ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो पूर्वी बंगाल में है, यहीं पे सोपारा आपको देखने को मिलेगा जो कि महाराष्ट्र में है। तो ये सारी चीज़ें ये इंगित करती हैं कि मतलब हमारे जो व्यापार थे वो पश्चिम एशिया के देशों से लगभग होने लगे थे। लेकिन पूर्ण रूप से साक्ष्य जो है आपको मतलब आगे चल के मिलता है। तो ये चीज़ हो गई आपकी। तो व्यापार वाणिज्य, अब ये आप देखिएगा तो जो व्यापारिक जो मार्ग पे अवस्थित जो नगर हुआ करते थे वो कौन कौन से नगर थे, वाराणसी था, उसी तरीके से कोसल, कम्बोज, मगध के रास्ते में ही तक्षशिला पड़ा करता था। जो आप जानते हैं कि तक्षशिला सबसे प्राचीनतम वो मतलब बहुत बड़ा वो जो है विद्या का केंद्र हुआ करता था। तो तक्षशिला जो है वो बौद्ध धर्म से भी संदर्भित वो स्थल रहा है। तो तक्षशिला जो है वो उसी के क्षेत्र में पड़ता था। तो कौन, वाराणसी, साकेत, उसी तरह कम्बोज और ये मगध, ये सारे जो है व्यापारिक मार्गों पे अवस्थित ये नगर हुआ करते थे। अब चलिए आप आगे बढ़िए तो देखते हैं बंदरगाह हमने बताया ही आपको, भड़ौच या इसी को बैरीगाजा बोलते थे। सोपारा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ताम्रलिप्ति जो है पूर्वी बंगाल तट पे है। तो ये सारे हमारे यहाँ के बंदरगाह थे। अब आप देखिए शिल्पियों से संदर्भित तो 18 तरह के शिल्पियों की चर्चा हमें इस समय के मतलब इस समय मिलता है। हमें इस समय के साहित्यों से हमें 18 तरीके के शिल्पियों की चर्चा मिलती है। और ये जो शिल्पी हुआ करते थे इनसे बेगार भी करवाया जाता था। जैसे ये महीना में एक दिन रखा जाता था जिससे संदर्भित मतलब वो उस दिन कोई भी उनको वेतन या किसी भी तरीके के भत्ते नहीं दिए जाते थे, वो जो है बेगार उस दिन किया करते थे। तो 18 तरीके के शिल्पियों की चर्चा हमें मिलती है। शिल्पियों से बेगार भी करवाए जाते थे। ठीक है, अब देखिए अब जो यहाँ पे श्रेष्ठिन या सेट्टी ये जो कंसेप्ट आता है, तो श्रेणी के जो प्रधान हुआ करते थे, जैसे व्यवसाय से संदर्भित ये चीज था, श्रेणी के प्रधान को हम क्या कहते थे, श्रेष्ठिन कहते थे या सेट्टी कहते थे। उसी तरह व्यापारिकों के प्रधान को क्या कहते थे, सार्थवाह कहते थे। सार्थवाह, ये व्यापारियों के प्रधान जो हैं ये सार्थवाह कहे जाते थे। तो श्रेष्ठिन या सेट्टी जो है वो श्रेणी के प्रमुख को कहा जाता था। व्यापारिक जो व्यापार से संदर्भित उसके मतलब प्रधान हुआ करते थे उनको सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, अब एक देखिए भंडागारिक के, आप देखिएगा ये क्वेश्चन से आता रहा है, भंडागारिक ये कौन हुआ करते थे,
तो ये हुआ करते थे कौन, जो व्यापारी श्रेणियों के जो प्रधान हुआ करते थे, बड़े व्यापारी श्रेणियों के जो प्रधान हुआ करते थे, उनको जो है भंडागारिक नहीं, भंडागारिक जो है, जैसे बड़े श्रेणियां जो होती थी उनके बीच में ये जो है वो मतलब सब सारे जितने भी उस समय उनके बीच डिस्प्यूट होता था वो जो मतलब सॉल्व करवाते थे कौन, तो यही सॉल्व करवाते थे भंडागारिक। ठीक है। अब एक चीज आप देखेंगे, महाश्रेष्ठी। महाश्रेष्ठी कौन हुआ करते थे, तो महाश्रेष्ठी जो बड़े व्यापारी श्रेणी होते थे उसके प्रधान। जैसे व्यापारी के प्रधान कौन हुए, सार्थवाह, और सार्थवाहों का जो बड़ा मतलब व्यापारी संघ होता था उसके जो प्रधान हुआ करते, मतलब सार्थवाह का भी जो मतलब बहुत तरह के सार्थवाह अगर हैं तो उसके जो प्रधान हुआ करते थे उसको हम क्या कहते थे, उसी को हम महाश्रेष्ठी कहा करते थे। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, सार्थवाह कौन होते हैं, ये महाश्रेष्ठी कौन है, श्रेष्ठी कौन है, इसी तरह भंडागारी कौन है, ये सारे क्वेश्चंस हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारे किससे संदर्भित, मतलब इससे के कंसेप्चुअल पार्ट से संदर्भित हो गई कि मतलब महाजनपद काल में क्या क्या स्थितियां रही थी जिसके चलते हम, और द्वितीय नगरीकरण जब वहाँ पे प्रारंभ होता है तो उसकी क्या क्या परिस्थितियां पहले होनी चाहिए, वो चीज़ें हमने देखी। चलिए अब आगे आते हैं महाजनपद काल। ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय को क्या है, ये है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है। और एक हमारा कौन है, भगवती सूत्र, ये कौन क्या है, ये जैन धर्म से संदर्भित है, मतलब ये साहित्य। ठीक है। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें 16 तरह मतलब 16 महाजनपदों की, तो मतलब महाजनपदों की चर्चा हमें इन दो स्रोतों से मिलती है। तो चूंकि हम महाजनपद ही पढ़ रहे हैं और यही क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा। अस्मक की राजधानी कहाँ है, भूतल या पाटली। कंबोज की राजधानी कहाँ है, राजपुर या हाटक। तो ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, अंक की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। तो ये सारे जो क्वेश्चंस बनते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। आइए हम देखते हैं। ऐसे पहला अंग का राजधानी जो हमने बताया चंपा, यहीं पे अंग का जो वास्तुकार था वो महागोविंद, इसका वास्तुकार था। अंग जो महाजनपद था इसका वास्तुकार कौन था, महागोविंद। उसी तरह बज्जी संघ देखते हैं, तो बज्जी महासंघ में ऐसे 8 तरीके के कुल थे, लेकिन मुख्यतः वहां 3 कुल जो है आपको देखने को मिलेगा जो कि ज्यादा शक्तिशाली थे। एक वज्जी, दूसरा विदेह और तीसरा लिच्छवी। कौन कौन थे इसमें, वज्जी, विदेह और लिच्छवी, और इनकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली। ठीक है। तो ये हमारा वज्जी संघ है, वज्जी महासंघ। इसमें 8 तरह के कुल थे, विदेह, वज्जी और लिच्छवी। इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली। आधुनिक समय में इसी को वसाड़, जो मुजफ्फरपुर में है वसाड़, उससे उसकी साम्यता दर्शाई जाती है। ठीक है। तीसरा मगध हमने बताया ही, राजगिरी या गिरिब्रज। फिर कौशल, कौशल की 2 राजधानी थी, एक उत्तरी कौशल, दूसरी दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। दक्षिणी कौशल की राजधानी कहाँ है, कुशावती। और ये दोनों के बीच में यमुना नदी बहती थी, यही 2 पार्ट में इसको बांटा करती थी। तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती, उसमें भी श्रावस्ती किसकी राजधानी है, उत्तरी कौशल की। और दक्षिणी कौशल की राजधानी ये कौन सी है, कुशावती। और फिर आते हैं 5वां है काशी। काशी की राजधानी कहाँ है, काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी है। उसी तरह आप आते हैं फिर मल्ल में भी 2 राजधानी है, एक है कुशीनगर, एक है पावा। अब कुशीनगर जहाँ तक आप जानते होंगे कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और पावा में किसका हुआ, महावीर स्वामी का को परिनिर्वाण यहाँ पे प्राप्ति, उनकी महानिर्वाण जो है पावा में हुई। अब वत्स को देखते हैं, तो वत्स का क्या है, ये कौशाम्बी, इसकी राजधानी कौन है, कौशाम्बी। इससे संदर्भित एक बहुत ही मजेदार वाक्य है। उदयन जो था वो कौशाम्बी का राजा हुआ करता था, और उसको प्रेम हो गया था किससे, चंड प्रद्योत की मतलब बेटी थी, पुत्री थी वासव दत्ता। तो भास जो है उससे संदर्भित उन्होंने साहित्यिक रचना जो की है उससे संदर्भित ये सारी उनके प्रेम प्रसंगों के से संदर्भित बहुत सारी कहानियाँ जो है, मजेदार कहानियाँ हैं वो, तो वो उन्होंने उसकी रचना की है। तो उदयन को प्यार हो जाता है किससे, चंड प्रद्योत की जो पुत्री हैं वासव दत्ता, उससे।
तो उदयन उसके प्यार में, मतलब उसके प्रेम में, मतलब बहुत ज़्यादा आतुर हो जाता है। उसके बाद में वो जाता है, और चंड प्रद्युत जो होते हैं वो तो अवंती के शासक होते हैं। तो चंड प्रद्युत के यहाँ जाता है और वासवदत्ता का अपहरण करके और कौशाम्बी लाता है। तो दोनों में जो है युद्ध की स्थिति आ जाती है। लेकिन आप देखिएगा तो आगे चल के यही चंड प्रद्युत जो है वो बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाते हैं, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो उस समय जो है इनका मंतव्य, इन्होंने देखा कि ये तो कौशाम्बी का जो उदयन है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, तो उन्होंने एक रास्ता अपनाया और उन्होंने क्या किया, चूंकि जाके शादी वो कर ही लेता है, तो बाद में क्या करते हैं ये कि उस शादी को मान्यता ये प्रदान कर देते हैं चंड प्रद्युत। तो ये क्वेश्चन है स्वप्न वासव दत्ता, आपने अगर पढ़ा होगा कभी, तो वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानियाँ जो हैं वर्णित है, वो कहाँ से संदर्भित हैं, वो वत्स से संदर्भित हैं। ठीक है, चलिए वत्स क्या हुआ करता था, ये बहुत ही मतलब अभी हमने पिछले भी बताया, ये व्यापारी केंद्र हुआ करता था। और अभी हाल फिलहाल में के खुदाई में वत्स से ही बहुत मतलब बड़े राजप्रसाद की हमें प्राप्ति हुई है। तो चलिए अब ये हमने देख लिया वत्स, इसमें भी चीज़ें हम अभी देखेंगे। ये तीन जो है अंग, वज्जी और मगध, ये जो है बिहार में है, ये जो है तीन बिहार में है। 8 जो है वो कौन कौन से, कौशल, काशी, मल्ल, वत्स, कुरु, पंचाल, अवंती, सूरसेन, ये जो है 8, ये कहाँ है, ये यूपी में है। ठीक है, एक राजस्थान का है, एक पाकिस्तान का है, ये सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे आगे। तो चलिए कुरु जो है, कुरु इंद्रप्रस्थ, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के पास में इसकी अवस्थिति थी। इंद्रप्रस्थ जो कि आपने महाभारत काल में जो हस्तिनापुर जो देखा है, जो देखते हैं हस्तिनापुर, वो यहीं पे थी, कुरु इंद्रप्रस्थ ही उसकी राजधानी थी। और हस्तिनापुर जो है वो कुरु महाजनपद से ही इसकी संबद्धता रही है। अब फिर आते हैं पंचाल पे, तो इसमें भी 2 राजधानियाँ आपको देखने को मिलेगी, अहिर छत्र और काम्पिल्य। उत्तरी जो पंचाल है उसकी राजधानी अहिर छत्र, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कहाँ पे है, तो ये राजधानी जो है वो काम्पिल्य में है। यहाँ पे क्या है कि पहले राजतंत्रात्मक शासन था, पंचाल में पहले राजतंत्रात्मक शासन रहता है, लेकिन कौटिल्य की प्रेरणा से आगे मतलब बाद में चल के यहाँ पे गणतंत्र की स्थापना होती है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा है कहीं, तो हमने उसकी चर्चा कर दी आपके सामने। अब अवंती, तो अवंती के भी 2 राजधानियाँ, उसमें एक उज्जैन, एक महिष्यमती। तो अवंती जो है वो 2 राजधानियों से सुसज्जित है, एक उज्जैन और दूसरी महिष्यमती। तो ये महिष्यमती की चर्चा आप देखेंगे बाहुबली पिक्चर में है, वो महिष्यमती नहीं है, लेकिन उज्जैन जो है, उज्जैन और महिष्यमती, यही उज्जैन जो सेंटर है आगे चल के बहुत ही बड़ा सेंटर बनने वाला है। पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट को लेके, मतलब इसी को लेके और वर्चस्व की लड़ाई चलनी शुरू होती है, आगे चल के ये चीज़ें हम देखेंगे। चलिए अब सूरसेन, सूरसेन कहाँ है, मथुरा। मथुरा में सूरसेन महाजनपद था, उसकी राजधानी कहाँ थी, वो मथुरा थी। वहीं पे मथुरा के शासक कौन थे, कृष्ण थे। तो सूरसेन जो महाजनपद की राजधानी मथुरा और उसके शासक कृष्ण है। चलिए अब चेदी की बात करते हैं, तो चेदी की राजधानी कहाँ है, तो सोथीवती या शक्तिमती। चेदी की राजधानी जो है वो सोथीवती या शक्तिमती, ये क्या है, यमुना के किनारे ये बसा हुआ चेदी महाजनपद है। इसी में जो है शिशुपाल वध का जो हम प्रकरण देखते हैं, जो कृष्ण शिशुपाल का गर्दन काटते हैं और शिशुपाल जब गाली दे रहा होता है भरी सभा में, तो लास्ट में कृष्ण जी बोलते हैं कि बस अब एक, जैसे 99 गाली होता है, 99 गालियाँ वो दे चुका होता है, फिर कृष्ण कहते हैं कि अब 100वीं गाली नहीं देना, नहीं तो इसके बाद में तुम्हारा परिणाम बहुत बुरा होगा। और वह 100वीं गाली भी दे देता है, तब जो है कृष्ण उसको अपने मतलब चक्र से उसका गर्दन काटते हैं। ठीक है, तो यही ये कहानी कहाँ से है, चेदी से संदर्भित है। चेदी क्या है, शिशुपाल और कृष्ण का वाक्य आपको देखने को मिलेगा। फिर अब आए हम मत्स्य नगर, यही मत्स्य नगर विराट नगर है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ है, विराट नगर, यही राजस्थान में है। जो हमने अभी आपको बताया कि एक आपको राजस्थान में मिलेगा जो मत्स्य मिलेगा, इसकी राजधानी कहाँ है, विराट नगर। फिर आप आइए अश्मक, अश्मक पूतन या पाटिल। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि अस्मत या पूतन या पाटिल इसको बोलते हैं, ये कहाँ पे है, यही एक अकेला महाजनपद है
जो साउथ में है, आंध्र प्रदेश में इसकी अवस्थिति है। तो ये अशमक जो है, अशमक, इसकी राजधानी पोतन या पोटली या पोटिल जो भी कह लें, पोटली, अशमक या पाटली या पोटली जो भी। तो अशमक या पोटली ये जो है, ये अकेला ऐसा है जो साउथ इंडिया में है। इसकी अवस्थिति कहाँ है? साउथ इंडिया में। और शुरुआत कहाँ से हुई है नगरों की? गंगा यमुना दोआब और बिहार में। यहाँ से शुरुआत नगरों की होती है और आगे चलते चलते ये बढ़ते जाती हैं। तो असमक जो है ये अकेला है जो साउथ में है, मतलब साउथ इंडिया का ये महाजनपद है। तो एक ही महाजनपद है जो साउथ में है। मत्स्य अकेला है जो राजस्थान में है। ठीक है। अब कंबोज जो हमने पहले ही बताया, यहाँ पे ये राजपुर या हाटक इसकी राजधानी है। और यहाँ पे क्या है कि घोड़े जो श्रेष्ठ घोड़े हुआ करते थे, मतलब अच्छे नस्ल के जो घोड़े हुआ करते थे, जिनका उपयोग ये राजा किया करते थे, वो यहीं से मिलता है हमें, कंबोज से। तो कंबोज में राजपुर या हाटक इसकी राजधानी। राजपुर भी कहीं देगा, कहीं आपको हाटक भी देगा। तो राजपुर या हाटक इसकी राजधानी है। यहाँ से श्रेष्ठ नस्ल के घोड़े पाए जाते थे। अब हम आते हैं, लास्ट है गांधार। तो गांधार की राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। तक्षशिला है ये कहाँ है? रावलपिंडी, पंजाब, पेशावर के पास। मतलब पेशावर रावलपिंडी का जो जगह है पाकिस्तान में, वहीं पे गांधार की अवस्थिति रही है। इसकी राजधानी कहाँ है? तक्षशिला। तक्षशिला जो आपने सुना ही कि विद्या का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ विद्या अध्ययन किया करते थे। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य की भी आप आगे चल के पढ़ेंगे, मौर्य काल जब आएगा तो उसकी जो मतलब संबद्धता रही है वो चाणक्य की, वो चाणक्य की संबद्धता रही है कहाँ से? तक्षशिला से। ये चीज़ें हम मौर्य काल में पढ़ेंगे। यहीं पे जो है एक चीज़ आता है, जैसे गांधार से संदर्भित जो तक्षशिला की राजधानी, मतलब जो इसकी राजधानी है तक्षशिला, इसकी स्थापना किसने की है? तो भरत के पुत्र तक्ष ने, इन्हीं के नाम पे तक्षशिला पड़ा। तो भरत जो है, जो हमारे मतलब अभी आपने पिछले वैदिक काल में भरत की चर्चा जो सुनी है, तो भरत जो है, भरत के पुत्र हुआ करते थे कौन? तक्ष। उन्होंने ही तक्षशिला की स्थापना की। ठीक है, ये एक फैक्ट है। दूसरा ये है कि गांधार महाजनपद ने चंड प्रदूत जो अवंती के शासक थे, जिनकी पुत्री जो वासवदत्ता का अभी मैंने आपको प्रकरण जो बताया, वो मतलब वही जो है गांधार महाजनपद के शासक ने चंड प्रदूत को हराया। मतलब एक जगह वो हारे हैं, वो कहाँ? गांधार से। तो ये चीज़ है। यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा की चर्चा है, पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन 6th सेंचुरी बीसी का ये राजा है, बहुत ही महत्वपूर्ण राजा। तो पुष्कर सारिन कहाँ से उसकी संबद्धता है? ये संबद्धता है गांधार से। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने आपको महाजनपद काल से संदर्भित चीज़ों को बताया। और क्वेश्चंस जो आते हैं वो ज़्यादातर यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आते हैं? वही जो उसकी मतलब कहाँ से ये है और उसकी राजधानी कहाँ से, मतलब कोई भी महाजनपद दे देगा, उससे संदर्भित राजधानियों को देगा, या मिलाने में ये दे देते हैं। तो ये क्वेश्चंस ज़्यादा यहीं से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट क्लास में जो है मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।